नमस्कार, जय हिंद। मैं आ गया हूं आज पॉलिटी का 8वां लेक्चर लेकर। पिछले 7 लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं संविधान की प्रस्तावना के कुछ शब्दों तक। संविधान की प्रस्तावना के कुछ शब्दों तक कहां तक? लोकतंत्र तक पढ़ चुके हैं। लोकतंत्रात्मक संविधान की प्रस्तावना में आता है हम भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने, लोकतांत्रिक तक पढ़ चुके हैं। लोकतांत्रिक का एक हम पक्ष पढ़ चुके थे, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र भारत में है नहीं। भारत का जो लोकतंत्र है वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। आगे चलते हैं, उस अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है। और प्रतिनिधि लोकतंत्र जो होता है वो गणतंत्र होता है। गणतंत्र, तो हम गणतंत्र पर आ गए हैं। ये देखो, गणतंत्र पर पहुंच चुके हैं हम। गणतंत्र क्या होता है जानिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था को 2 वर्गों में बांटा जाता है। राजशाही में उत्तराधिकार का प्रबंधन होता है। राजशाही क्या होता है? राजा का बेटा राजा बनता है। जैसा कि ग्रेट ब्रिटेन में क्या है कि जो राजा होगा वो वंशानुगत होगा। वंशानुगत का मतलब क्या होगा? इनहेरिट करेगा। यानी कि जो इंग्लैंड के जो ब्रिटिश के शासन की गद्दी है वो उत्तराधिकार में अगली पीढ़ी को जाएगी। भारत का ऐसा नहीं है। दूसरा क्या होता है गणतंत्र में? दूसरा जो गणतंत्र होता है, एक होता है लोकतंत्र, 2 तरीके से चलाया जाता है, एक राजशाही तरीके से, एक गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब होता है गण यानी कि लोगों का द्वारा जो चलाया जाने वाला तंत्र है उसे गणतंत्र कहते हैं। गणतंत्र यानी कि हमारा और आपका तंत्र। जैसे कि संविधान की प्रस्तावना कहती है, संविधान की प्रस्तावना का अंतिम भाग है कि हम अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मार्पित करते हैं। आत्मार्पित कोई क्यों करेगा? आत्मार्पित कोई अपने लिए करेगा। यानी कि संविधान जो बनाया गया है वो हमने बनाया है अपने लिए, हमने अपने लिए। तो क्या गणतंत्र में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि प्रमुख होते हैं। कैसे होते हैं? मुख्यमंत्री हमारे राज्य का प्रमुख होता है। कैसे होता है कि वो जनता के द्वारा चुना जाता है। जनता के द्वारा सरकार चुनी जाती है। लोकसभा, विधानसभा, ये 2 सभाएं होती हैं जो जनता के द्वारा चुनी जाती हैं। और राष्ट्रपति भी अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुना जाता है। कैसे? हम चुनते हैं अपने प्रतिनिधि और वो प्रतिनिधि मिलकर चुनते हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। भारत में गणतंत्र की व्यवस्था है। भारत को गणतंत्र कहा जाता है द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। रिपब्लिक ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां पर लोगों का शासन है, लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का शासन है। अब आता है प्रस्तावना में आता है कि इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय। तो न्याय 3 तरीके से बांटा है। न्याय को 3 तरीके से हमारे संविधान में बांटा गया है। और प्रस्तावना, हम पिछले 5-6 लेक्चर से क्या पढ़ रहे थे? पिछले 5-6 लेक्चर से हम लोग बंगाल विजय से चालू हुए थे। यानी कि बंगाल विजय से जब हम चालू हुए तो हम संविधान का निर्माण भी कर लिया हमने, और आपने मिलकर बैठकर उसकी विशेषताओं के बारे में भी बात कर लिया। अगला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं प्रस्तावना यानी कि उद्देशिका। तो देखो क्या सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय प्रस्तावना में 3 तरीके के न्याय कहे गए। 3 तरीके के न्याय कहे गए। एक सामाजिक न्याय, दूसरा आर्थिक न्याय, तीसरा राजनीतिक न्याय। बारी बारी से देखो पढ़ते। सामाजिक न्याय के अंतर्गत जाति, धर्म, लिंग व जन्म के आधार पर समानता। सामाजिक न्याय क्या होता है? सामाजिक न्याय ये है कि समाज में आप चाहे किसी भी जाति, किसी भी वर्ग, किसी भी लिंग और कहीं भी पैदा हुए हों, आप समान रूप से आपको न्याय दिया जाएगा। आपको समान रूप से ट्रीट किया जाएगा। आपके साथ बर्ताव, सभी के साथ बर्ताव समान रूप से किया जाएगा। एक रूपेण बर्ताव, एक रूपेण व्यवहार आपके साथ किया जाएगा। ये होता है क्या? ये होता है सामाजिक न्याय। दूसरे तरीके आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय देखो, इन चीजों को समझ लो। प्रस्तावना अगर आपने ढंग से समझ ली, अगर आपने प्रस्तावना को मन लगाकर समझ लिया तो आगे आपको समझने के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। देखो एक जगह बैठे थे, एक कोई एक्टर हैं वो बैठे थे, उनसे पूछा गया, बिलियनियर थे, उनसे पूछा गया कि आपको सबसे ज्यादा, आपकी इतनी ज्यादा दौलत है, इसमें आपको सबसे कठिन मार्ग क्या लगा? आप बिलियनियर हैं, आपको सबसे कठिन मार्ग क्या लगा? तो उन्होंने पता क्या कहा? उन्होंने कहा कि सबसे कठिन था पहला बिलियन, यानी कि 1 बिलियन कमाना।
सबसे कठिन था 1 बिलियन यानी कि पहला बिलियन कमाना। तो सबसे कठिन जो है उसको जैसे प्रस्तावना है, इसको आपने अच्छे से समझ लिया, इसको यही मुख्य है। उन्होंने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण जो है था वो पहला बिलियन कमाना। तो देखो सबसे महत्वपूर्ण पहला चैप्टर होता है, पहला संविधान का पहला चैप्टर क्या है? प्रस्तावना। प्रस्तावना को ढंग से समझ लिया तो आगे रास्ता बहुत सुगम हो जाएगा। आर्थिक न्याय क्या होता है? आर्थिक न्याय के अंतर्गत आर्थिक कारणों के आधार पर नागरिकों में भेदभाव को रोकना। देखो आर्थिक न्याय क्या होता है कि कहीं पर भी जिस हिसाब से मिस्टर अंबानी, मिस्टर टाटा, मिस्टर बिरला, या फिर मिस्टर कोई भी एक्स बिलियनियर, जिस हिसाब से उनको ट्रीट किया जाएगा उसी हिसाब से जो मेरा एक काल्पनिक पात्र है बबलू, तो उसी हिसाब से मिस्टर बबलू को भी ट्रीट किया जाएगा। और उसका नाम बबलू क्यों है? क्योंकि बबलू नाम से उसका धर्म, उसकी जाति निर्धारित नहीं होती है। मैं धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक बबलू को मानता हूं। तो जिस हिसाब से किसी मल्टी बिलियनियर, ट्रिलियनियर, मिलियनियर को ट्रीट किया जाएगा उसी हिसाब से अपने मिस्टर बबलू को ट्रीट किया जाएगा। तो समझिए आर्थिक न्याय क्या होता? कहीं भी सरकारी उपक्रम में, सरकारी व्यवस्थाओं में अपनी दम पर ये टाटा बिरला कुछ भी हेलीकॉप्टर में उड़ लें, हवाई जहाज में उड़ लें, कहीं भी उड़ लें, लेकिन जब बात सरकारी निधि की आएगी, जब बात सरकारी पटल की आएगी, जब बात भारतीय पटल की आएगी, तब सबको समान रूप से देखा जाएगा। आर्थिक रूप से उनको प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। समझिए जैसे कि सबसे महत्वपूर्ण वोट डालने का अधिकार देख लो। वोट डालने का अधिकार क्या है? वोट डालने का अधिकार एक व्यक्ति को एक वोट डालने का अधिकार है, ठीक है, और उसका मूल्य भी एक ही है। तो जो मिस्टर अंबानी को है वही मिस्टर बबलू को है, सिर्फ एक वोट डालने का अधिकार, और उन दोनों के वोटों में पैसे के आधार पर भेद नहीं, उन दोनों के वोट की कीमत भी एक ही है, ठीक है। और तीसरा क्या आता है? ये तो आर्थिक न्याय हो गया, बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, इसके बाद आपको समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसके बाद आपके दिमाग में ये सब चीजें घुस जाएंगी। फिर जब आगे अनुच्छेद जब हम लोग पढ़ेंगे तब आपके लिए रास्ता आसान हो जाएगा। तीसरा क्या न्याय है जिसकी हमारी प्रस्तावना बात करती है? राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय किस तरीके का होता है? राजनीतिक न्याय किस तरीके का होता है कि कहीं भी सरकार में आपको अपनी बात पहुंचानी हो या किसी भी नौकरी का आवेदन करना हो, उसमें सभी को समान अधिकार मिलेगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो महाराजा राजाधिराज फलाने ढिमकाने भी हो, चाहे अपने मिस्टर बबलू हो, सबको समान अधिकार मिलेगा सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का। उसका सबसे अच्छा उदाहरण देख लो, कहीं क्या होता है कि एक विधानसभा या एक लोकसभा की सीट के लिए एक बहुत ही रसूखदार या फिर बहुत पैसे वाला या फिर बहुत ही सो कॉल्ड या फिर जो कथित रूप से ऊंची जाति है उसका व्यक्ति खड़ा होता है। वहीं पर क्या होता है, कोई गरीब भी अपना नामांकन भर सकता है, कोई कथित निचली जाति का भी अपना नामांकन भर सकता है, कोई बहुत रईस भी भर सकता है, कोई बहुत गरीब भी भर सकता है। तो ये होता है राजनीतिक न्याय। ये है राजनीतिक न्याय। 3 प्रकार के न्याय की बात करती है हमारी संविधान की प्रस्तावना। 3 प्रकार के कौन से न्याय? सामाजिक न्याय आपका हो जाएगा, आर्थिक न्याय हो जाएगा और राजनीतिक न्याय हो जाएगा। आगे क्या है? अगला शब्द क्या है हमारी प्रस्तावना का? अगला प्रश्न है स्वतंत्रता। सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय और उसके बाद स्वतंत्रता का अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता देता है। कौन देता है? संविधान। और ये प्रस्तावना के महत्वपूर्ण शब्द हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रस्तावना के महत्वपूर्ण शब्द क्या हैं? महत्वपूर्ण शब्द में हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, हमने संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पढ़ लिया, समाजवादी पढ़ लिया, धर्मनिरपेक्ष पढ़ लिया, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य पढ़ लिया, बनाने के लिए
व इसके नागरिकों को, इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय व अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। हमारी प्रस्तावना यहां पर आ चुकी है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, स्वतंत्रता कितने प्रकार की संविधान में लिखी गई है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। और ये सब आपको मौलिक अधिकारों में मिलेंगे। हम और आप मिलकर इसे मौलिक अधिकारों में पढ़ेंगे। कहां पढ़ेंगे? मौलिक अधिकारों में। मौलिक अधिकारों में हम और आप इसे मिलकर पढ़ेंगे। प्रस्तावना हर नागरिक के लिए। अब इन चीजों को समझ लीजिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या होता है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होता है बोलने की आजादी। बोलने की आजादी। आप सरकार के विरोध में बोल सकते हैं, किसी के भी विरोध में बोल सकते हैं, लेकिन आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वहां पर खत्म हो जाती है जहां पर दो स्थितियां पैदा होती हैं। दो स्थितियां क्या पैदा होती हैं? जहां पर दो नहीं, मैं कहूंगा तीन स्थितियां क्या पैदा होती हैं? आपके बोलने की शक्ति वहां पर खत्म हो जाती है जहां पर राष्ट्रद्रोह की स्थिति उत्पन्न होती है, जहां पर किसी व्यक्तिगत व्यक्ति को ठेस पहुंच रही हो, और तीसरी, अगर आपकी अभिव्यक्ति अशांति को फैला रही है तो आपकी अभिव्यक्ति बाधित है। वरना आप अभिव्यक्ति कुछ भी बोलने के लिए स्वतंत्र हैं। ऐसी स्वतंत्रता आपको संविधान देता है। और संविधान में भी सबसे महत्वपूर्ण, सबसे जड़ यानी कि सबसे ज्यादा स्थिर जो क्लॉज है, सबसे ज्यादा स्थिर भाग है मौलिक अधिकारों का भाग, वो आपको बोलने की आजादी देता है। प्रेस की स्वतंत्रता यानी कि मीडिया की आजादी भी इसी अभिव्यक्ति की आजादी के अंतर्गत आ जाती है। फिर विश्वास, आप किसी भी चीज में विश्वास कर सकते हैं। आप किसी भी चीज में विश्वास कर सकते हैं। बाबा बाके बिहारी पर भी कर सकते हैं, और हाजी नजीबुल्लाह पर भी कर सकते हैं, या फिर फादर पोप पर भी कर सकते हैं, या फिर गुरु भाई गुरुदास पर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप किसी पर भी विश्वास कर सकते हैं। आपको विश्वास करने के लिए संविधान बाधित नहीं करता है कि आप उस वाले पीर फकीर को मत माने, उस वाले संत महात्मा को मत माने, या फिर ऊपर से आप ईश्वर को ना माने, या फिर आप अपने वेद को ना माने, पुराण को ना माने, ग्रंथ को ना माने, कुरान को ना माने। किसी जो संविधान है वो आपको किसी भी चीज पर विश्वास करने की, किसी भी विश्वास को मानने की आजादी देता है। तो चलो ये समझ गए। धर्म की आजादी देता है। आप किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं, किसी भी धर्म को। बहुत आगे मौलिक अधिकारों में विस्तार से पढ़ेंगे हम लोग, मौलिक अधिकारों में विस्तार से पढ़ेंगे। अभी एक शब्द की तरह इसको पढ़ लिए। धर्म की स्वतंत्रता क्या है? धर्म की स्वतंत्रता ये है कि आप जिस धर्म को फॉलो करना चाहते हैं उस धर्म को आप फॉलो कर सकते हैं, उसका अनुसरण कर सकते हैं। जैसे मैं हिंदू हूं, मैं सनातन हूं, मैं सनातन धर्म का अनुसरण करता हूं, सनातनी पद्धति का अनुसरण करता हूं, या फिर मैं अगर चाहूं इस्लाम धर्म कबूल करना या फिर इस्लाम धर्म का अनुसरण करना, तो मौलिक अधिकार मुझको ये भी अधिकार देता है कि मैं स्वेच्छा से बिना किसी दबाव के अगर कोई धर्म अपनाना चाहता हूं या अपना धर्म त्यागना चाहता हूं तो वो मैं त्याग सकता हूं। इसी हिसाब से अगर कोई मुस्लिम है अगर वो सनातनी पद्धति का अनुसरण करना चाहता है तो सनातन भी उसका स्वागत करता है, और संविधान भी उसको ये अधिकार देता है कि आपको सनातन धर्म मानने का अधिकार है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? उपासना यानी कि आपको संविधान ये नहीं बताएगा कि कपूर से पूजा करनी है आपको या धूप पत्ती से पूजा करनी है, सुबह शाम को संध्या बंदन करना है या सुबह को आरती करनी है। संविधान आपको कोई रोक टोक नहीं लगाता है। आप अपने हिसाब से अपनी उपासना पूजा अर्चना कर सकते हैं। ये सब लड़कियों के नाम नहीं है, ये सब उपासना से जुड़े हैं। हालांकि उपासना का भी, लेकिन समझो आप लोग की स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है व इसके हनन होने पर न्यायालय जाने की शक्ति देती। अगर कोई भी पुलिस वाला या फिर कोई सामाजिक कथित दबंग व्यक्ति अगर आपको ये बोले कि नहीं तुमको मंदिर नहीं जाना, तुमको जाना है मस्जिद, या फिर कोई कहे तुमको मंदिर में आना ही नहीं है, तुमको भगवान कृष्ण के मंदिर में नहीं आना, तुमको राम के मंदिर में आना है,
तो क्या ये आपके अधिकारों का हनन हो रहा है और आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, बड़के पापा यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं आप। बीच में किसी न्यायालय में आप जाएं, मन हो तो चले जाएं, नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट खुली बाहों से बैठा है कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता तो आप सीधे मेरे पास आते हैं, सीधे मेरे पास आ सकते हैं। नीचे की न्यायिक प्रक्रिया आपको करने की जरूरत नहीं है अन्य मामलों की तरह जिनमें मुकदमा दर्ज सेशन कोर्ट से मुकदमा दर्ज होता, वो जिला न्यायालय से होते हुए उच्च न्यायालय से होते हुए सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचता है। तो आगे क्या है, एक इसमें तथ्य, ये इसको इंपॉर्टेंट लिख लो, इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। क्या है? स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व के आदर्श। फ्रांस की क्रांति 1789 से 1799। आपसे पूछा जाए स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व के आदर्श कहां से लिए गए? स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व के आदर्श कहां से लिए गए हैं? फ्रांस की क्रांति 1789 से 1799। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे है समता। ठीक है, आगे आता है समता। हमारी प्रस्तावना के आधार पर मौलिक अधिकारों को अनुच्छेद का क्या कहा जाता है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए व इसके समस्त नागरिकों को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय व धर्म, विश्वास, उपासना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता व अवसर और प्रतिष्ठा की समता। कहां तक पहुंच गए? देखो, पूरी प्रस्तावना आपको याद होनी चाहिए। जैसे मैं सुना रहा हूं आपको पूरी प्रस्तावना, वैसे ही आपको याद होनी चाहिए। अवसर व प्रतिष्ठा की समता। क्या आ गया? हम लोग कहां गए? समता पर। प्रस्तावना के आधार पर मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 14 से 18 सभी नागरिकों को जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर समता प्रदान करते हैं। हम जब मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 14 से 18 हम लोग क्या पढ़ेंगे? समता के अधिकार। उन समता के अधिकारों में आएगा विधि के समक्ष समता, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का उन्मूलन। फिर क्या पढ़ेंगे? लोक नियोजन में समता। फिर क्या पढ़ेंगे? अस्पृश्यता उन्मूलन यानी कि छुआछूत निषेध कानून। फिर उसके बाद अनुच्छेद 18 आएगा। क्या? अनुच्छेद 18 में हम लोग पढ़ेंगे उपाधियों का अंत। तो यहां पर पढ़ते हैं, इस समता का मतलब पढ़ते हैं। यह विस्तृत में मैंने बता दिया, लेकिन अभी हम लोग प्रस्तावना के मूल तत्व यानी कि मुख्य शब्दों की बात कर रहे हैं। प्रस्तावना के आधार पर मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 14 से 18 सभी नागरिकों को जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर समान माना गया है। आप मिस्टर एक्स सिंह हो, या फिर मिस्टर वाई पंडित हो, या फिर मिस्टर जेड गुप्ता हो, या फिर मिस्टर डब्ल्यू एक्स वाई जेड कुछ भी हो, आपको संविधान है एक हिसाब से, एक छड़ी से आपको ट्रीट करेगा। एक पंक्ति है, अलग अलग पंक्ति न जन्म के आधार पर हैं। तुम चाहे सिसोदिया वंश में पैदा हुए हो, चाहे मिस्टर बबलू के बेटे हो, चाहे आप सिसोदिया वंश में पैदा हुए हो या मिस्टर बबलू के बेटे हो, संविधान आपको समान अधिकार देता है। इसे ही कहते हैं समता, इसे ही कहते हैं समता। अनुच्छेद 14 देखो आ गया, अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 15 जन्म धर्म जाति लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध। नौकरियों यानी लोक नियोजन में अनुच्छेद 16 कहता लोक नियोजन में अवसर की समता, विशेष वर्ग को छोड़कर। विशेष वर्ग कैसे? देखो, समता वो नहीं होती है जैसे दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति कुपोषित है, एक व्यक्ति खाया पिया है।
दो व्यक्ति हैं आपके सामने, एक व्यक्ति कुपोषित है, एक व्यक्ति खाया पिया है, तो समता ये नहीं होगी, समता ये नहीं होगी कि दोनों को बराबर 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 अन्न दे दिया जाए। समता ये होगी कि जो कुपोषित है उसका विशेष ध्यान रखा जाए। अगर इसके लिए उन समान भागों को अगर ऊपर नीचे भी करना, बढ़ाना घटाना भी पड़े तो वो बढ़ा घटा दिया जाए। ये होती है असली वास्तविक समता। वास्तविक समता और लिखित या किताबी समता थोड़ी सी अलग होती हैं, और समता के साथ जब नैतिकता जुड़ती है उस स्थिति का ये उदाहरण मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। क्या उदाहरण है कि एक है कुपोषित व्यक्ति, एक है खाया पिया व्यक्ति, दोनों मान लो दो रोटी है बीच में और एक एक रोटी बांटना, ये समता नहीं होगी। कुपोषित है उसको 1.5 दे दो या 1.25 रोटी दे दो, ये आपकी समता होगी, नैतिकता की समता, नैतिकता के साथ समता। तो विशेष वर्ग जिसमें महिलाएं, बच्चे और पिछड़े, ठीक है। और अनुच्छेद 18 है। अनुच्छेद 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत। उपाधियां कैसी? उपाधियों का अंत किस प्रकार? जो राजे रजवाड़े होते हैं वो अपने नाम के आगे आपको बताएं, जो विलय पत्र हैं भारत में, जो 549 रियासतें और या फिर कह लो 550 रियासतें इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर के जो विलय पत्र हैं उनमें 3-3 लाइन के नाम लिखे हैं महाराजाओं के। महाराजाधिराज, कृष्णदेवराव, जनकपुरी राव, पता नहीं कौन कौन कितने कितने नाम जोड़ दिए जाते हैं, अधिपति, पता नहीं कहाँ के अधिपति हो, ये सब वो सब। भारत का संविधान कहता है कि सब समान है, सब समान है। कैसे समान है? अगर मान लो एक महाराजा मान सिंह है तो उनके नाम के आगे लगाया जाएगा महाराजाधिराज सिसोदिया वंश कुलदीपक महाराज मान सिंह, ये हो गया नाम। और मिस्टर बबलू है अपने मिस्टर बबलू है, इनके नाम के आगे क्या लगा दिया जाएगा? तो क्या हो जाएगा? उसमें समानता नहीं रहेगी, वो स्पेशल बन जाएगा, वो भारत का नागरिक होते हुए स्पेशल बन जाएगा। लेकिन हमारा संविधान विश्व का सर्वोत्तम संविधान क्या कहता है कि आप अपने नाम के आगे महाराजाधिराज नहीं लगाएंगे, जैसे भी मिस्टर बबलू नहीं लगा रहे। तो देखो इस हिसाब से नहीं लगाया जाता। लेकिन आप उपाधियां कौन कौन सी लगा सकते हैं? अगर आप सेना में है तो आप अपने नाम के आगे कर्नल, जनरल, जो भी आपका पद है या फिर जिस भी आप सर्वोच्च पद से रिटायर हुए हैं वो पद आप जीवन पर्यंत लगा सकते हैं। जस्टिस, जो रिटायर्ड जो जज होते हैं उनको भी अपनी उपाधि लगाने का अधिकार है। और उपाधि लगाने का अधिकार कुछ लोगों को और है, वो मैं बता देता हूं किनको है। जो भारत से सम्मान प्राप्त हैं, भारत रत्न या फिर पद्म भूषण या पद्मश्री या पद्मश्री, ये तो अपने नाम के आगे उपाधि लगा सकते हैं। ये लगा सकते हैं, सेना लगा सकते हैं, न्यायाधीश लगा सकते हैं। ये लोग अपने नाम के आगे अपनी उपाधि लगा सकते हैं। लेकिन इसके साथ भी एक शर्त है, अगर भारत रत्न को उपसर्ग या प्रत्यय की तरह अपने नाम के आगे लगा दिया, उपसर्ग या प्रत्यय की तरह अपने नाम के आगे लगा दिया, जैसे किसी ने अपना नाम भारत रत्नमणि कर लिया, अगर किसी ने अपना भारत रत्न है और उसने अपना नाम कर लिया भारत रत्नमणि, तो उसकी उपाधि का अंत हो जाएगा। भारत सरकार उससे वह उपाधि ले लेगी। ठीक है, तो उपाधियों का अंत यहीं पे ये हम लोग पढ़ रहे हैं समता। और एक समता क्या है? अनुच्छेद 325 मैंने आपको बताया 3-4 बार कह चुका हूं। देखो ये मूल आधार है, नागरिकता तो मूल आधार ही है। गणतंत्र बना है गणों से, और गण कौन है? हम आप। और हम आप क्या हैं? हम आप और मिस्टर बबलू भारत के नागरिक हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? और क्या है कि अवसर व प्रतिष्ठा की समता और बंधुत्व बढ़ाने वाली अवसर व प्रतिष्ठा की समता। ठीक है,
तो मौलिक कर्तव्य, बंधुत्व क्या है? बंधुत्व क्या है? बंधुत्व होता है भाईचारा। बंधुत्व क्या होता है? भाईचारा। दो बिल्लियों की लड़ाई बंदर की मलाई। कैसे? बंदर बांटा आपने सुना होगा, दो बिल्लियां जब लड़ती हैं तो बंदर फायदा उठाता है। तो हमारा संविधान अधिकार तो देता ही है और साथ में कहता है कि आपका कर्तव्य भी है, आप बंधुत्व को बढ़ाए रखें। बंधुत्व को आम भाषा में क्या कह देंगे? भाईचारा। भाईचारा क्या हो जाएगा आम भाषा में? भाईचारा हो जाएगा। भाईचारा बढ़ाने वाली यानी बंधुत्व बढ़ाने वाली। मौलिक, अच्छा इसका प्रावधान कहा है? मौलिक अधिकार अनुच्छेद 51A में 11 मौलिक अधिकार हैं। 11 मौलिक अधिकार हैं। तो मौलिक अधिकारों में एक मौलिक अधिकार क्या है? विविधताओं से उठकर सभी नागरिकों को आपसी सौहार्द की भावना से रहने का निर्देश है। मतलब समझो कि आप अपनी जाति पर गर्व करके किसी को नीचा ना दिखाएं, आप अपने वंश पर गर्व करके किसी को नीचा ना दिखाएं, आप अपने धर्म पर गर्व करके किसी को नीचा ना दिखाएं, आप अपनी भाषा पर गर्व करके किसी को नीचा ना दिखाएं, आप अपनी किसी भी तन की चीज को मानकर, यानी कि आप किसी से सुंदर हैं उसको भी मानकर किसी को नीचा ना दिखाएं। और कोई सुंदर या फिर बदसूरत नहीं होता, सब एक समान होते हैं। ईश्वर की बनाई चीज कभी बदसूरत हो ही नहीं सकती। ईश्वर की बनाई चीज भिन्न हो सकती है एक से, लेकिन कभी बदसूरत नहीं हो सकती है। तो क्या है कि अनुच्छेद 51 कहता है, देखो जैसे महाराष्ट्र में क्या हुआ, महाराष्ट्र में एक पार्टी विशेष है और उसके एक मुखिया विशेष हुआ करते थे। वो भाषाई आधार पर वो कितना अराजकता फैलाई महाराष्ट्र में, कितना उन्होंने भाषाई आधार पर और या फिर कह लो जन्म के आधार पर, जो बिहार में पैदा हुआ, जो साउथ में महाराष्ट्र में पैदा हुआ, वो महाराष्ट्र में आकर जो साउथ में पैदा हुआ वो महाराष्ट्र में आकर नौकरी नहीं कर सकता। कितनी सारी चीज़ें जब हमारा संविधान कहता कि भैया हम कहीं भी रह बस घूम सकते हैं, तो आप कौन हैं? तो खैर आगे बढ़ते हैं। सौहार्द की भावना, तो मेरी आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है कि आप भी कहीं हो तो सौहार्द की भावना बनाए रखें, क्योंकि जो सामोद होता है विकास की नींव होती है। सामोद यानी कि आपसी सामंजस्य, यानी कि कोऑपरेटिवनेस जो होती है, कोऑपरेटिवनेस इज द फाउंडेशन ऑफ डेवलपमेंट। कोऑपरेशन इज द फाउंडेशन ऑफ डेवलपमेंट। अगर आप चाहते हैं कि आपका देश, आपका घर, आपका प्रदेश, आपका गांव, आपका शहर, आपका मोहल्ला या फिर कुछ भी विकास करे, तो आपसी सामंजस्य के साथ करें। आपसी सामंजस्य कैसे होगा? आपसी सामंजस्य एक दूसरे की गलतियों पर उसका प्रोत्साहन करना और क्षमा करके आगे बढ़ना। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या आता है? प्रस्तावना खत्म हो चुकी है, फिर उसके बाद आता है एतद द्वारा। आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान सभा में संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो आगे क्या प्रस्तावना का महत्व हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रस्तावना का महत्व देखो, तब तक पानी पी लेते हैं। क्या है प्रस्तावना का महत्व? ठाकुरदास भार्गव के अनुसार प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। सर्वप्रथम संविधान में प्रस्तावना अमेरिका ने जोड़ी। अमेरिका सर्वप्रथम देखो, प्रस्तावना की परिकल्पना जो थी वो अमेरिका ने सबसे पहली बार अपने संविधान में जोड़ी और उसके बाद बाकी सबने, यानी कि अन्य सबने। तो देखो क्या है, ठाकुर प्रसाद भार्गव ने इसे संविधान की आत्मा कहा। बेरुबाड़ी मामले 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना का संविधान ने कहा प्रस्तावना संविधान, ये कहा नहीं, बेरुबाड़ी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं कहा।
बेरूबाड़ी मामला क्या हुआ? बेरूबाड़ी पश्चिम बंगाल में एक क्षेत्र है, उस पर विवाद था। रेडक्लिफ थे, रेडक्लिफ आए थे, वो मूर्ख रेडक्लिफ यहाँ आया था, आए थे नहीं बोल रहा हूँ मैं, वो वहाँ यहाँ आया था कैबिनेट में, माउंटबेटन योजना के बाद वो यहाँ आया, उसने ना कभी भारत घूमा ना उससे पहले कभी भारत आया, उसने एक नक्शा रखा और उस पर लाइन खींच दी, पूर्व में लाइन खींच दी, पश्चिम में, ये इधर का पूर्वी पाकिस्तान, ये इधर का पश्चिमी पाकिस्तान। क्या हो गया? क्या हो गया? विवाद पैदा हो गए। जब कोई ऐसे ही लाइन खींच देगा, जब कोई वहां पे धरातल पे नहीं जाएगा और ऐसे ही मानचित्र पे लाइन खींच देगा, मानचित्र क्या होता है? मानचित्र एक लघुमापक होता है। लघुमापक का मतलब क्या? तो बहुत बड़े क्षेत्र को बहुत छोटा सा करके दिखाया गया है। उस मानचित्र पे आप खींच दोगे तो वो लाइन ही इतनी बड़ी हो जाएगी, अगर उसको वास्तविक में जाएंगे वो तो आपकी पेन की खींची हुई लाइन इतनी बड़ी हो जाएगी, इतनी बड़ी हो जाएगी कि घर किसी का कहीं पहुंच गया। जैसे मान लो मिस्टर एक्स का घर हिंदुस्तान में रह गया, उनका खेत पाकिस्तान में पहुंच गया, आधा मतलब कमरा हिंदुस्तान में रह गया, किचन पाकिस्तान में पहुंच गया। तो इस हिसाब से जब वो रेडक्लिफ यहाँ आए, रेडक्लिफ जब यहाँ आए तो उसके बाद विवाद छोड़ गए। ऐसा ही एक मामला आ गया बेरूबाड़ी, बेरूबाड़ी क्षेत्र का कि इसको बांग्लादेश में शामिल करना है या नहीं करना। तो 1960 तक वो सब चलता रहा, और 1960 क्या, और वो चला है 1915 तक। 1915 में आगे इसी में पढ़ाएंगे, आगे मतलब संघ और उसके राज्य क्षेत्र में पढ़ाएंगे कि 111 जो इनक्लेव थे वो भारत ने दे दिए, 51 उधर से आ गए, वो अलग चीज। बेरूबाड़ी मामले 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, देखो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान का भाग प्रस्तावना नहीं है, और जब संविधान का भाग नहीं तो वो संशोधित नहीं हो सकता। तो इस मैटर पे हालांकि बाद आगे मान लिया, मैं दिखाऊंगा, और इंदिरा गांधी ने इस प्रस्तावना को संशोधित भी कर दिया था, इस प्रस्तावना को संशोधित भी। तो इच्छा शक्ति में, मैंने कल के लेक्चर में कहा था, इच्छा शक्ति के मामले में इंदिरा गांधी जितना मजबूत इच्छा शक्ति का प्रधानमंत्री नहीं हुआ आज तक। 1973 में केशवानंद भारती के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे मान लिया। सर्वोच्च न्यायालय भी पता नहीं क्या सोच के, उनके लिए मैं कुछ कहूंगा नहीं। सर्वोच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय तो कभी संविधान का भाग नहीं माना। किसी ने तथ्य प्रस्तुत करते, देखो अदालत चलती है तथ्य पर, किसी ने आकर अच्छी बहस की, अच्छे तथ्य प्रस्तुत किए, और इसमें बहस किसने की थी? बहस किसने की थी? नानी पालकीवाला ने, जिनको कल मैंने बड़ा वकील कहा था। आगे क्या है? प्रस्तावना विधायिका की शक्तियों का न तो स्रोत है, ना ही इस पर प्रतिबंध लगा सकती है। प्रस्तावना इज जस्ट द फेस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। प्रस्तावना हमारे संविधान का चेहरा है। चेहरे से आप देख लो, चेहरे में क्या क्रियाएं हैं, और यह गैर न्यायिक है। न्यायालय में इसको चुनौती नहीं दी जा सकती है। संविधान की प्रस्तावना को न्यायालय में कोई क्या ही चुनौती देगा, और इतनी अच्छी प्रस्तावना को तो चुनौती देनी भी नहीं चाहिए। अनुच्छेद 368 के अनुसार प्रस्तावना को ध्वस्त नहीं किया जा सकता। बेरूबाड़ी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इसके मूल तत्वों को यथावत रखते हुए संशोधन का अधिकार दे दिया है। अनुच्छेद 368 है संविधान के संशोधनों के संदर्भ में। अनुच्छेद 368 भारत के संविधान को संशोधित करने का अधिकार भारत की संसद को देता है। ठीक है, 368 क्या है? 368 अनुच्छेद भारत के संसद को, भारतीय संविधान को, या फिर कह लो भारत के संसद द्वारा भारत की संविधान को संशोधित करने का अधिकार। ठीक है, तो इसके सर्वोच्च न्यायालय ने बेरूबाड़ी मामले में क्या कहा कि अनुच्छेद 368 के द्वारा इतना संशोधन तो नहीं किया जा सकता कि प्रस्तावना खत्म ही कर दी जाए, लेकिन इसके मूल तत्व जैसे समता, स्वतंत्रता, बंधुता, लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र, इनको रखते हुए, इनको यथावत रखते हुए, यानी जस का तस रखते हुए संशोधन कर सकती है। बेरूबाड़ी मामले में ये कहा। अब तक प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन किया है, 30 बार पढ़ा चुके हैं, 300 बार और पढ़ाएंगे। प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन 1976 में किया गया। ये 42वां संशोधन था 1976 में। इसमें 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। आगे बढ़ते हैं। संघ विशेष के क्षेत्र हम लोग पढ़ चुके हैं। प्रस्तावना हम लोगों की खत्म हो गई, प्रस्तावना हम लोगों की
खत्म हो गई, हम लोग संविधान पूरा पढ़ चुके हैं। प्रस्तावना आपने अच्छे से पढ़ ली और नहीं समझ में आई तो पिछला लेक्चर और आज का ये यहाँ तक दोबारा देख लो, 3 बार देख लो, जब तक समझ में नहीं आए 4 बार देख लो, क्योंकि इसके बाद अगर ये समझ